ताई चौथा अध्याय चल रहा है हमारा विराट। उसका तृतीय आनिक है अर्थायाम। कितने आनिक है इसमें? 5 आनिक है। 5 है। जिस धर्म की परिभाषा पूर्वानिक में कही गई है, धारणा उसकी होती है। वर्णाश्रम प्रथा से और हानि उसकी होती है अर्थ के अभाव से अथवा प्रभाव से, अर्थात धन के बिल्कुल न होने से अथवा उसका अत्यंत मान होने से धर्म निभ नहीं सकता है। अर्थ अभाव और प्रभाव दोनों रूपों में धर्म को नष्ट कर देता है। पूर्व पक्ष के विषय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि जिस समाज में पेट भर खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, शत्रुओं से लड़ने के लिए सामान नहीं, वह धर्म को क्या जाने। धर्म पालन करना भूखे नंगों का काम नहीं है। उत्तर पक्ष के विषय में यह सिद्ध है कि मनुष्य सदा मान, ऐश्वर्य, विलास, निश्चिंत्य इन चारों में से एक न एक के लिए उद्योग किया करता है। जब तक ये सामाजिक विभूतियाँ धर्म पालन के प्रतिफल के रूप में मिला करती हैं, तब तक सब लोग अपने अपने धर्म में स्थिर रहते हैं। किंतु जिस समाज में धन का प्रभाव होता है, ये सामाजिक विभूतियाँ धन के पीछे पीछे मारी फिरती हैं। उस समाज में सब लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर अर्थ संचय की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। धन के अभाव और प्रभाव दोनों से समाज अर्थ मात्रिक हो जाती है। ये कहते हैं समाज अर्थ मात्रिक। अर्थ मात्रिक माने धन के ही पीछे पड़ने वाली, धन को ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात समझने वाला समाज हो जाता है। समाज अर्थमात्रिक माने अर्थ ही केवल महत्वपूर्ण बात है, उसे कमाओ बस, ऐसा हो जाता है। जैसे आज सब कुछ काय के लिए, पापी पेट के लिए कर रहे हैं और वो पापी पेट कैसे भी भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। ऐसा लग रहा हाथी का पेट हो गया। हाथी का शरीर नहीं होने पर भी हाथी का पेट हो गया है। हाँ, ऐसा होने से लोगों को अर्थ भ्रम हो जाता है, अर्थात वे अर्थ के तत्व और अर्थ भ्रम अच्छा शब्द है। इसका तात्पर्य बताया था ये आगे। अर्थात वे अर्थ के तत्व और अभिप्राय को भूलकर उसको अन्यथा समझने लगते हैं। हाँ। अर्थ भ्रम से मोह और कौटिल्य की वृद्धि, विवेक और पौरुष का क्षय हो जाता है। फलतः समाज सर्वत्र ईर्ष्या, परुषा, धनलोलुपता भरी पूरी रहे समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। तो ईर्ष्या आ जाती है और परुषा माने कठोरता आ जाती है। भरी पूरी रहे समता विगता, ये क्या है? ईर्ष्या परुषा भरी पूरी रहे, बहुत ईर्ष्या, बहुत कठोरता, और समता विगता, समानता, समता वो तो चली जाती है, वो चली जाती है। और सब लोग वियोग विशोक हुए। वर्णाश्रम धर्म आचार गए। क्या है आचार गए? आचार माने आचार। और ठीक है, तो उसका आचार तो चला गया। माने पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। अतः धर्म की रक्षा करने के लिए अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों को रोकना, धन को वश में रखना, लोगों को उसके वश में न होने देना, समाज में उसकी न अत्यंत घृणा न अत्यंत गौरव होने देना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार अर्थ को मर्यादा में रखना अर्थायाम कहा जाता है। तो अर्थायाम का अर्थ है अर्थ को मर्यादा में रखना। तो अर्थ का अर्थ ही तक रहे, वो पूरा जीवन नहीं बन जाए। अर्थ का तात्पर्य और तत्व अलग है, वो सब कुछ नहीं है, वह साधन है, सुख प्राप्ति का साधन है, धर्म का पालन करने का साधन है, महान बड़े बड़े काम करने का साधन है, ताकि आप भूखे न रहे
और अपना काम निश्चिंत रूप से कर सके। काम ही नहीं करना है और बस अर्थ ही अर्थ, वही मुख्य प्रयोजन हो जाए तो वो तो ठीक नहीं है। जैसे आज 12-12, 14-14 घंटा का काम कर कर के पैसा कमाते हैं, फिर क्या करेंगे क्या उसका। और फिर अमेरिकन पद्धति आ जाती है, 5 दिन तो कोल्हू की बैल की तरह काम करो काम करो काम करो, शनिवार रविवार में सब उड़ा दो, खर्च कर डालो, वो मनोरंजन। और ये काम, तो काम कभी प्रिय नहीं, मनोरंजन कभी छोड़ना नहीं। और काम से जो पैसा कमाया वो मनोरंजन में खर्च कर दो, फिर सोमवार से नई गिल्ली नया दाव। जैसे प्राण के अनियंत्रित रहने से प्राणी की मानसिक और शारीरिक अवस्था बिगड़ जाती है, बिगड़कर उसका जीवन दुख में हो जाता है, किंतु प्राणायाम से उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत सुंदर होकर जीवन आनंद में हो जाता है। ताकि प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्थायाम है वैसे ही प्राणायाम है। एवं अर्थ के अनियंत्रित रहने से समाज की बाह्याभ्यंतरिक अवस्था बिगड़कर उसमें रहना दुख में हो जाता है, किंतु अर्थायाम से समाज की बाह्याभ्यंतरिक अवस्था सुधरकर उसमें रहना सुख में हो जाता है। अर्थायाम के 4 चरण होते हैं। 1 सामाजिक विभूति संयम, 2 विनिमय प्रथा की रक्षा, 3 अन्न प्राचुर्य, 4 कृषि गौरक्षा। 1 सामाजिक विभूति संयम, इसका वर्णन पूर्व आनिक में हो चुका है। इस उपाय से अर्थ, मान, ऐश्वर्य, विलास, निश्चिंत्य का आधार होने नहीं पाता। लोग उसको कामधेनु समझ नहीं पाते। उनको उन विभूतियों के लिए विशेष प्रकार की समाज सेवा करनी पड़ती है। अतः अर्थ किसी को अपने धर्म से च्युत करके अपना दास नहीं बना सकता। यदि सामाजिक विभूति संयम है तो बना ही नहीं पाएगा तो। और लोग फिर कामधेनु नहीं समझेंगे उसको कि भाई रोज दुहो उसको, जो चाहिए वो प्राप्त करो। विनिमय प्रथा की रक्षा। 2 अधोलिखित 3 सिद्धांत सर्वविदित है। 1 भोक्ताओं की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या अधिक होने से समाज में सदा अर्थ प्राचुर्य रहता है। ऐसी आर्थिक अवस्था समाज के लिए श्रेयस्करी होती है। उत्पादकों की अपेक्षा भोक्ताओं की संख्या अधिक होने से समाज में सदा अर्थ की दुर्लभता रहा करती है। ऐसी आर्थिक अवस्था समाज के लिए अनर्थकारी होती है। ये क्या था? हाँ, माने उत्पादन कम हो रहा है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है तो स्पर्धा होगी, कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को तो वो मिलेगा नहीं, अभाव रहेगा, तो दारिद्र्य भी बढ़ेगा, विषमता बढ़ेगी। और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, ऐसा होगा, सारी व्यवस्थाएं अस्वाभाविक हो जाएगी। क्योंकि कीमतें बढ़ने से सबको मिलेगा थोड़े, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो मिलेगा उनको जो पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो अभाव होना माने कम होना, 5 लोगों को जितना चाहिए उतना अन्न यदि पात्र में ही नहीं है तो क्या होगा? किसी को न किसी को भूखो रहना पड़ेगा, या सबको कम मिलेगा, सबको भूखो रहना, या तो बलवान है वो छीन कर खा जाएगा, पैसे वाला है वो खरीद कर ले लेगा, बाकी लोग, और वो ज़्यादा भी ले लेगा, भय के कारण से वो संग्रह करेगा, सब कुछ ले लेगा, और वे बाकी लोग, 2 लोगों के पास सब कुछ आ जाएगा और 3 लोग भूखों मरेंगे। उनके पास पैसा होने के बाद भी भूखों मरेंगे। समझो 5 के पास समान संपत्ति है, खरीद शक्ति है, लेकिन 5 लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने वाला पदार्थ ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो 5 लोगों में क्या होगा? फिर पैसा लो, चाहिए उतना लो, ऐसे 5 कह सकते हैं, परंतु है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? फिर क्या होगा? छल कपट होगा, बुद्धि का प्रयोग होगा कि इसको कैसे वंचित रखें और हम कैसे ले लें। फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
ऐसे मारामारी होगी। तो अभाव नहीं होना चाहिए। ये है कि उपभोक्ता से उत्पादकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ है जितना चाहिए उससे अधिक उत्पादन होना चाहिए। 2. द्रव्य का जितना गौरव होता है उतनी उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ने से उसमें लोग बड़ी श्रद्धा और बड़ा विश्वास करने लगते हैं। ऐसा होने से सारी प्रजा द्रव्य संचय की ओर झुक जाती है, जिसका अवश्यंभावी परिणाम यह होता है कि समाज में मुख्य अर्थ का उत्पादन कम और गौण अर्थ का उत्पादन अधिक होने लगता है। और आज यही है गौरव है यही है इसमें। करेंसी जब से आई, और अभी तो आभासी करेंसी आ गई, अब केवल व्यवस्था ही रह गई वो। लेकिन मुख्य अर्थ है उसके उत्पादन के प्रति इतना ध्यान नहीं है। और कभी दिवाली हुआ तो ताई कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, यानी आज भी देखो किसी को काम नहीं करना है, उत्पादक काम नहीं करना है, उत्पादक श्रम भी नहीं करना है। तो उसका स्थान यंत्रों ने ले लिया, तो यंत्र तो और हमारा अर्थ खा जाते हैं। यंत्र चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, समझो पेट्रोल चाहिए या बिजली चाहिए या ये सब चाहिए, वो मुख्य ईंधन जो है उसका प्रयोग करके ही होता है कि नहीं। बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है, पेट्रोल का कहाँ से होता है, उसका उत्पादन करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो कहाँ से आता है, मुख्य ईंधन क्या है। अगर ऐसा विचार करेंगे कि हमको ईंधन तो चाहिए, मुख्य ईंधन क्या है, दो ही चीज़ें हैं, लकड़ी और गोबर के कंडे। इन दो को छोड़कर ईंधन कौन सा है बताओ? कागज। और कागज तो उत्पादित वस्तु है, और कागज ऐसे तो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन वो तो ईंधन नहीं है। ईंधन तो ये दो ही है। और लोग कहते हैं लकड़ी जलाएंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे, तो आप बिजली बनाने के कारखाने में ईंधन कौन सा है? पेट्रोल की रिफाइनरी के लिए ईंधन कौन सा है? ये तो ऐसा हुआ कि पहले बिजली बनाओ, फिर बिजली से पेट्रोल रिफाइन करो, फिर उसको नालियों में से, पाइपलाइन में से ले जाने के लिए पाइप भी बनाओ, पाइप बनाने के लिए फिर ईंधन का प्रयोग होगा। तो सर वो ईंधन कहाँ से आएगा? तो फिर सीधे लकड़ी से या गोबर के कंडों से करो। तो लकड़ी तो ताई साइक्लिक प्रोसेस में आ भी जाती है। आ भी जाते, वही मुख्य बात वही है कि गोबर के कंडे आज यदि प्रयोग कर लिए तो कल फिर से मिलते हैं। वो कभी समाप्त नहीं होते। तो घर में जितना ईंधन चाहिए उतनी यदि गायें हैं तो आप तो धनवान ही धनवान हैं। ये दूध घी आदि सब भी मिलता है, गोबर गौमूत्र भी मिलता है, और ईंधन भी मिलता है। आरोग्य भी इतना अच्छा रहता है कि आपको दवाई नहीं खानी पड़ती। अभी तो रोटी बनाते ही नहीं था चूल्हे पर। हाँ, चूल्हा माने 18वीं शताब्दी फिर आ गया बैलगाड़ी का युग। क्योंकि बैलगाड़ी के युग में आपको दूसरा कोई ईंधन जरूरी ही नहीं है चलाने के लिए। तो जो भी ईंधन आपको चाहिए वो अपने ही अहाते में, बगीचे में बड़े बड़े वृक्ष उग रहे हैं जिसकी आप कटाई छटाई करते हैं, लकड़ी तो मिल ही जाती है। नहीं तो जंगल से लेकर आओ, लकड़ी जितनी काटोगे नए से उगेगी। गोबर के कंडे जितने प्रयोग में लोगे, गोबर तो रोज रोज मिलेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था, स्वयं सारे जंगल काटने के लिए बाकी भारतीय लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर कहते हैं मकान में लकड़ी का प्रयोग करोगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन लकड़ी पेड़ काटकर, लकड़ी जलाकर अपने सीमेंट का उत्पादन किया, उसके बाद उसका प्रयोग किया तो क्या हुआ फिर?
लकड़ी तो ज़्यादा काटनी पड़ी उल्टे सीमेंट बनाने के लिए। और एक नई प्रक्रिया से हाँ। नया प्रदूषण भी खड़ा हो नया गया, नई प्रदूषण प्रोसेस खड़ा खड़ी हुआ। होगी, नई संरचना, नया तो सिस्टम खड़ा किया। अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न सारी। आरोग्य की हानि सबसे बड़ी तो हुई। वो मिट्टी वाला घर यदि डिसमेंटल होता है तो सब कुछ उपयोग में आता है। सीमेंट बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। ये हम तो इसको भावना की बात ही नहीं समझते हैं, बुद्धिमानी से ही पेश आओ ना। बुद्धि किस में होती है? बुद्धि किसके प्रयोग में बुद्धिमानी दिखाई देती है? इसको तो ताई बुद्धि कहते नहीं, यदि इसको कहेंगे तो कह रहे तुम तो पिछड़े हो, तुम तो पिछड़े भारत का हो। समर्थन तो करते ये हो। बुद्धि विभ्रम है हाँ। कि जो प्रगत है उसको आप पिछड़े कह रहे हैं। जो एडवांस्ड है, होलिस्टिकली विचार कर सकता है, आरोग्य रक्षा के अनुकूल सुविधाएं निर्माण करता है, उसको तो बुद्धिमान मानते नहीं। आपको सुविधा ही चाहिए ना। सीमेंट कंक्रीट से अधिक सुविधा मिल रही है। आरोग्य चाहते हैं ना, तो सीमेंट कंक्रीट ईंटों और ये जो इनेमल पेंट्स और ये सब है, उससे तो ज़्यादा आरोग्य मिल रहा है। और आप डिसमेंटल करोगे तो सबका पैसा मिलता है वापस, सब कुछ उपयोग में आता है। हाँ, मिट्टी भी आती है, मिट्टी लकड़ी भी आती है, सब लकड़ी आता भी है। आती है, पत्थर भी आते हैं, सब आता है उपयोग में। और इधर आपका सीमेंट कोई उपयोग में नहीं आता। जंग लग गया है, वो लोहा कोई उपयोग में नहीं आता। इनेमल पेंट्स तो और प्रदूषण निर्माण करते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो आपका मलबा ही मलबा, उसको दूर करने के लिए और यंत्रों का प्रयोग करो। हाँ, फिर उसके लिए उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। डिस्पोज ऑफ कहाँ करोगे? हमारी मैसूर में एक आजी थी, मैंने हमारे प्रचारक की माँ थी, तो वो तो उसके बगीचे में नारियल और आम और ऐसे ही थे। उसके जो सूखे पत्ते गिरते थे वो भी इकट्ठे करके रखती थी और नहाने का पानी उससे गर्म करती थी। इतना उपयोग, लेकिन वो इतनी का मितव्ययिता से रहती थी। लेकिन हर वर्ष वो पहले जिस आश्रम में रहती थी उस आश्रम के लिए हर वर्ष लाख रुपया देती थी। घर में एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना और हर एक वस्तु का उपयोग करना, ये अर्थायाम है। खाना पीना कुछ भी कम नहीं है, सुविधा कुछ भी कम नहीं है, उपभोग कम नहीं करना है, परंतु अर्थायाम करो तो बहुत सारी बातें अपने आप समस्या ही पैदा नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होते, तो फिर क्या है। तो इसीलिए ताई आप उस दिन कह भी रहे थे कि हमें जो गौण अर्थ होता है, हाँ, उसकी बजाय जो मुख्य अर्थ होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके और ध्यान देकर समृद्धि का आधार करेंसी को नहीं, अर्थ को बनाओ, मुख्य अर्थ को बनाओ। इसीलिए आपने कहा कि भूमि और स्वर्ण, जो ये पुराने मुख्य लोग अर्थ हैं है। वो मुख्य अर्थ हाँ, है, लोग निवेश उसी में करते हैं। उसी में करते हैं। इसलिए कपड़े के पीछे खर्च करना, इसमें बुद्धिमानी नहीं मानी, अलंकारों के पीछे करो तो समाज में प्रतिष्ठा भी, धनवान के रूप में प्रतिष्ठा भी, जिसकी पत्नी के अंग पर अलंकार कितने हैं उसके आधार पर होती थी। कपड़े रोज रोज नए पहने क्या, उसके आधार पर नहीं। तो लोग सामान्य कपड़े तो 4 जोड़ी रहते थे बस, लेकिन अलंकार, हर त्योहार पर नया अलंकार लाना, नए कपड़े लाना नहीं करता था कोई।
हमने उसी प्रदर्शनी में एक दूसरा प्रश्न था कि आपको नया घर खरीद करना है और बजट, आपके पास एक निश्चित बजट है। उस बजट में खरीद करने के लिए 2 चॉइस है आपके पास। एक मकान है 2 BHK का, 2 BHK भी नहीं, वो उतने साइज़ का, वो भूतल पर है और वो टेनामेंट है, माने उसके ऊपर भी आप भी जब चाहो तो बना सकते हो। आंगन है, खुली ज़मीन है, कंपाउंड है, वो जितने बजट में आता है उससे उतने ही बजट में छठे मंजिले पर, ये तो 2 BHK है, वो 4 BHK भी मिल रहा है, हवादार है, सब कुछ है। आपकी क्या चॉइस है? तो 2 विचार पद्धतियाँ होती हैं। नहीं, नीचे वो 2 BHK ठीक है, क्योंकि वो भूमि की मालिकी आपकी है, आकाश भी आपका, भूमि भी आपकी। फिर नीचे आंगन है, तो कोई भी गाय आ सकती है, सन्यासी आ सकता है, मांगन आ सकता है, कोई भी बाहर बैठे तो रास्ते अड़ोस पड़ोस के लोग आकर बैठ सकते हैं। वो आतिथ्यशील घर है, कभी किसी को समस्या नहीं। ठीक है, जगह कम है, वो तो हो जाएगा, लेकिन ये स्वतंत्रता है, मैंने भूमि अपनी, आकाश अपना, ये कितनी बड़ी संपत्ति है। और उधर आपको हर एक को स्वतंत्र कमरा मिलता है, हवा, प्रकाश सब अच्छा है, लेकिन आने में कोई तुरंत संकोच करेगा। और अर्थ की दृष्टि से देखो तो भूमि आकाश आपका नहीं है, केवल उतनी जगह रहने के लिए है आपके पास, बाकी उसका आप कोई प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो भारतीय चॉइस क्या रहेगी? वो नीचे वाला घर ही लेंगे। उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फलतः समाज में उत्पादकों की अपेक्षा भोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है। अभी पहले सिद्धांत में यह कहा गया है कि उत्पादकों की अपेक्षा भोक्ताओं की संख्या अधिक होने से समाज में आजीविका कष्ट साध्य हो जाती है। आजीविका के कष्ट साध्य होने से लोगों का मुख्य धर्म हो जाता है येन केन पेट भरना। अपरंच धन का गौरव होने से वंचना और प्रताड़ना की अनेक रीतियों का आविर्भाव होने लगता है। भांति भांति के परस्व हरण में जो चतुर हो जाते हैं वे संपन्न कहलाते हैं। देखो, दूसरों का छीन लो। और जो चतुर नहीं होते वे विपन्न रहते हैं। विपन्नों को अन्न वस्त्र के अतिरिक्त और किसी बात का विचार नहीं रहता। इस प्रकार संपन्न हुए लोगों को सदा लूट खसोट की ही सूझी रहती है। जब पर्याप्त लूट खसोट हो जाती है तो कालांतर में बंद पानी के समान सड़कर उनकी संचित बाहर निकलने लगती है। कैसे तय? तो समाज में नीच संस्कार फैलने लगते हैं जिनसे समाज निस्तेज और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मैंने विलासिता में, उसमें भी गोरख रहते करने में, फिर गलत मार्गों से इन्वेस्ट करने में, लोगों को दबाने में, और नहीं तो दारू और ये सब पी कर संपत्ति स्वास्थ्य सब नष्ट करो, यही उसका ये है। संचित लक्ष्मी की 3 ही प्रकार की गति होती है, दान, भोग और नाश। इसलिए बहुत अधिक संचय मत करो, दान करो। दान नहीं करोगे तो भोग करो, अभी वैभव विलास में रहो, नहीं तो नष्ट ही होने वाला है। जब तक समाज में कुछ लोग दारिद्र्य पीड़ित नहीं होते हैं तब तक उसमें द्रव्य से कुछ काम नहीं चल सकता है। समाज में जितने लोगों को यदि पैसा नहीं चाहिए है, माने सब कुछ है, अब कुछ चाहिए नहीं है, तो आपको नौकर कहाँ से मिलने वाले हैं? नौकर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपका सही काम करने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए ही नहीं है।
सबके पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त खाने पीने का सामान है, पर्याप्त सब कुछ है, तो कोई किसी का काम करेगा ही क्यों? इसीलिए पश्चिमी समाज में ताई यहाँ से फिर अफ्रीका से और लाने पड़ते बाहर अरेबियन कंट्री में भी ये हुआ है कि भारत से और बाहर से लोग जा रहे हैं। मजदूर जाते हैं सब। आओ, चलो बैठो। समाज में जितनी दरिद्रों की संख्या अधिक होती है उतना उसमें द्रव्य से अधिक काम चल सकता है। समाज में जितनी दरिद्रों की संख्या अधिक होती है उतना उसमें द्रव्य से अधिक काम चल सकता है। अतः जो समाज अथवा व्यक्ति अर्थोपार्जन की उपेक्षा कर द्रव्योपार्जन करने लग जाता है तो उसके चित्त में अन्य समाज अथवा अन्य व्यक्तियों की दरिद्री बनाए रखने का अशिव संकल्प उत्पन्न होने लगता है। तो आज काम नहीं करना है, पैसा कमाना है, इसलिए काम न करने पड़े ऐसी नौकरी करते। जब यह अशिव संकल्प कार्य में परिणत होने लगता है तो समाज की जो अवस्था होती है वह भली भांति अनुमान की जा सकती है। उक्त 3 सिद्धांतों से यह सिद्ध होता है कि द्रव्य के अत्यंत गौरव और प्रचार से समाज में भोक्ताओं की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या न्यून हो जाती है, द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इन 3 बातों से लोग धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः द्रव्य के अत्यंत गौरव और प्रचार को रोकना परमावश्यक समझा जाता है। द्रव्य का गौरव और प्रचार तभी रुक सकता है जब द्रव्य की आवश्यकता अथवा उपयोगिता कम कर दी जाए। द्रव्य की आवश्यकता अथवा उपयोगिता को कम करने का एकमात्र उपाय है विनिमय प्रथा। विनिमय कहते हैं एक आवश्यक वस्तु के बदले दूसरी आवश्यक वस्तु को देना अथवा कोई आवश्यक काम करना। इस प्रथा के चलने से द्रव्य की आवश्यकता और उपयोगिता तो कम हो जाती है किंतु साथ ही इसके वाणिज्य में कठिनाई भी होने लगती है। अपरंच यह प्रथा बलात् चलाए चल नहीं सकती और बलात् चलाया हुआ कोई काम श्रेयस्कर नहीं होता। अतः इस प्रथा को चलने के नियम हैं। सिक्कों का अनाधिक्य, सिक्कों का मूल्य अपने धातु के मूल्य के बराबर होना, नगरों की अपेक्षा ग्रामों में सिक्कों का प्रचार कम होना, नगरों में विनिमय और क्रय विक्रय दोनों प्रथाओं का प्रचार रहना, अंतर जातीय वाणिज्य में केवल सिक्कों का चलन होना, ताकि उनका मूल्य बना रहे बराबर। नहीं तो आज डॉलर वाले कहेंगे मानेंगे नहीं तो हो गया खत्म पूरा विश्व। एक सिक्कों का अनाधिक्य, विनिमय प्रथा की अपेक्षा क्रय विक्रय प्रथा अधिक सरल और सुकर होती है। क्रय विक्रय को अनायास चलाने के लिए सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के यथासंभव सुवाह्य, सुधार्य, सुरक्षित बनाए जाते हैं। संचय करने के लिए अन्नादि की अपेक्षा सिक्के बहुत अच्छे होते हैं। अतएव विनिमय प्रथा की अपेक्षा सिक्कों का चलन रुचिकर होता है। इसी कारण सिक्कों की बहुतायत से विनिमय प्रथा उठती जाती है। जब समाज में सिक्कों की कमी होती है तो मनुष्यों को लाचारी विनिमय प्रथा काम में लानी पड़ती है। लाचारी विनिमय प्रथा। अतः विनिमय प्रथा को बनाए रखने के लिए समाज में सिक्कों की बहुतायत नहीं होनी चाहिए। सिक्कों की कमी हो तो विनिमय प्रथा आती है, इसलिए सिक्के ही नहीं हो। सिक्के ही नहीं, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिक्के बढ़ाते रहते हैं। लोग भी क्या करते हैं, सरकारें भी कभी क्या कहते हैं, नोट अधिक छापने लगती है तो उसका मूल्य और कम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का अवमूल्यन होता ही है। वो सिक्कों में ही सब कुछ गिनती की जाती है। सिक्कों का मूल्य अपने धातु के मूल्य के बराबर होना। सिक्कों की बहुतायत केवल सरकारी टकसाल से नहीं होती है किंतु लोगों के निजी टकसालों से भी हुआ करती है। जब तक सिक्कों के बनाने में लाभ नहीं होता तब तक कोई निजी टकसाल नहीं रखता। जब तक सरकारी टकसाल से निकले हुए सिक्कों का मूल्य उनके धातु के मूल्य के बराबर होता है तब तक किसी ने असली धातु के निजी सिक्के निकाल कर तो बाजार में उनका चलन नहीं होता। उनके पकड़े जाने की बहुत संभावना रहती है। अतः सरकारी टकसालों से निकले हुए सिक्कों का मूल्य उनके धातु के मूल्य के बराबर होने से निजी सिक्कों का निकलना बंद हो जाता है। इन दिनों
हमारे भारत में सिक्कों का मूल्य धातु के मूल्य से अधिक होने के कारण बाजार जाली सिक्कों से भर गए हैं। हाल ही में निकल धातु के सिक्कों के टकसाल से बाहर आते ही जाली सिक्कों की बहुतायत होने लगी। इसके प्रतिपक्ष ज्यों ही सोने का मूल्य सोवरिन से बढ़ने लगा, त्यों ही बाजार में सोवरिनों की कमी होने लगी। सोवरिन एक सिक्के का नाम है। और ठीक है। अतः सिक्कों की बहुतायत को रोकने और विनिमय प्रथा को चलती रखने के लिए सिक्कों का मूल्य धातु के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। अतएव प्राचीन भारत में सोने चांदी की बहुतायत होते हुए भी सिक्के बहुत कम होते थे। इस दृष्टि से कागजी रुपयों का चलन और भी अधिक अनभिष्ट समझा जाता है, क्योंकि इस चलन से न केवल विनिमय प्रथा की हानि होती है, किंतु इससे समाज में अर्थ संकट होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि कागजी रुपये निकालने वाले को कोई वस्तु किसी भाव में खरीदने में कोई हानि नहीं होती। उस क्रय की हुई वस्तु को जिस भाव से बेचता है उसमें उसको लाभ रहता है। एक कागज के टुकड़े में वह सारी समाज की आंतें बाहर निकाल सकता है। यदि कागजी रुपए निकालने वाले दूसरे देशों से मुख्य अर्थ का व्यापार होता है तो समाज में अर्थ संकट उपस्थित हो जाता है। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि कागजी रुपयों के चलन से समाज में अर्थ संकट तभी हो सकता है जब वे सिक्कों के रूप में चलते हैं, न कि बतौर हुंडियों के। हुंडी के रूप में चले यानी उधार के रूप में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि सिक्कों के रूप में चलने लगे तो अर्थ संकट है। अभी इसीलिए तो अर्थ संकट है। अर्थ संकट। सरकार हमेशा अर्थ के कारण भयभीत रहती है। युद्ध क्यों नहीं करना? अर्थ। किसी से किसी योजना को क्यों नहीं शुरू करना? कोई अर्थ, यानी हर समय अर्थ ही अर्थ रहती है। 3. नगरों की अपेक्षा ग्रामों में सिक्कों का प्रचार और भी कम होना। इसका कारण यह है कि नगरों अथवा नागरिकों की अपेक्षा ग्रामों और ग्राम्यजनों के द्वारा ही मुख्य अर्थ का उत्पादन हुआ करता है। ग्रामों में सिक्कों का जितना प्रचार होगा वहाँ आलस्य और भोग विलास का प्रचार होता है। फलतः वहाँ मुख्य अर्थ के उत्पादकों की संख्या कम होने लगती है। आज स्थिति यही है। फलतः वहाँ मुख्य अर्थ के उत्पादकों की संख्या कम होने लगती है। ग्रामों में उत्पादकों की संख्या जितनी कम होती है, नगर उतने अपने धर्म से च्युत होते हैं, और नगरों के स्वधर्मच्युत होने से समाज का अवपात होने लगता है। अपरंच ग्राम में सिक्कों का प्रचार होने से वहाँ अन्नादि का सरासर ह्रास होने लगता है। वे बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। सिक्कों का इतना प्रभाव कभी श्रवण ही नहीं किया। वो तो आभासी अर्थ ही तो है, हमने केवल व्यवस्था के लिए बना दिया है। केवल सिक्कों के चलन से कितनी बड़ी हानि होती है। 4. नगरों में क्रय विक्रय और विनिमय दोनों का बराबर चलन होना। नगरों में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो न तो मुख्य अर्थ का उत्पादन करते हैं, न विनिमय प्रथा को ही काम में ला सकते हैं, किंतु वे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक होते हैं। अपरंच नगरों में अनेक काम ऐसे होते हैं जो विनिमय प्रथा से नहीं किए जाते, और वहाँ अनेक वस्तु भी ऐसी होती है जिनका लेन देन विनिमय प्रथा से हो ही नहीं सकता है, किंतु उन कामों का किया जाना और उन वस्तुओं का लेन देन समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। अतः वैसे आवश्यक मनुष्यों के लिए, उन आवश्यक काम और वस्तुओं के लिए नगरों में दोनों प्रथाओं का चलन आवश्यक समझा जाता है। जैसे ताई कोई विशिष्ट वस्तु कहीं बाहर से आई, उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति को लेना है, तो उसके लिए तो आपको सिक्के चाहिए। सिक्के चाहिए। जैसे हम कहते थे कि ढाका की मलमल आई है या ईरान से कालीन आया है, तो उसके लिए या दूसरे देशों से आपको व्यापार करना है तो सिक्के चाहिए। अंतर वाणिज्य में विनिमय प्रथा को काम में लाने से अधोलिखित हानियां होती है। विनिमय प्रथा द्वारा वाणिज्य करने वाले देश आर्थिक रूप से परस्पराधीन हो जाते हैं, तो ये भी अधीनता हो जाती है। इस प्रकार के परस्पराधीन देशों में एक से अधिक आर्थिक संकट होने से दूसरे देश में भी आर्थिक संकट हो जाता है, जैसा कि इस महायुद्ध के कारण अनेक देशों में हुआ। उक्त प्रकार के परस्पराधीन देशों में जो निर्बल होता है, उनका आवश्यक और उपयोगी माल बाहर चला जाता है,
उसके बदले में उसे अनावश्यक और निरुपयोगी माल मिलता है। जैसा कि इन दिनों भारत को गेहूं और रुई के बदले जापान से जीनतान और कागज की कंडीलें मिल रही हैं। जीनतान क्या है? वो जिनतान एक का खाने का पदार्थ है। जिनतान की गोलियां आती थी। ओ ठीक है। हाँ, जिनतान अभी इसमें किसको कहते हैं नहीं मालूम। और कागज की कंडीलें। घ उक्त प्रकार के परस्पराधीन देशों में जो प्रबल होते हैं वे उस अर्थ का उत्पादन छोड़कर वैलासिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। उदाहरणार्थ फ्रांस और इंग्लिस्तान। ग वाणिज्य क्षेत्र में जो जाति अन्य जातियों की बराबरी नहीं कर पाती, विनिमय प्रथा द्वारा वाणिज्य से उनके प्रतिक्षण अर्थ संकट में पड़ने की संभावना रहती है। च इस प्रकार परस्पराधीन देशों में जो प्रबल होते हैं वह निर्बल को अपनी रैयत और अपना श्रमिक बना लेता है, और आप भी भोग विलास में पड़कर नाश प्राप्त होता है। 6 जैसे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुरूप और निरुपयोगी वस्तु के बदले में लोगों की सुंदर और उपयोगी वस्तुओं को ठग कर ले जाया करते हैं, और वे ठगे हुए लोग उस वस्तु को दूसरे हाथों में बेच देते हैं और फिर वे तीसरे को मट देते हैं, एवं क्रमात समाज में उस कुरूप और निरुपयोगी वस्तु का चलन हो जाता है और उसके बदले समाज की सुंदर और उपयोगी वस्तु चली जाती है। जैसा समाज में व्यक्तियों द्वारा होता है, संसार में वैसा जातियों द्वारा होता है। जब अंतर जातीय वाणिज्य में विनिमय होता है तो बाह्य देशों को उनकी सुंदर आवश्यक उपयोगी वस्तुओं के बदले भद्दी अनावश्यक और निरुपयोगी वस्तुएं मिलती है। बाह्य देशों माने इससे तो अर्थ ये होता है कि जो धन के लिए माने अर्थ के लिए लाचार हो गया है, उसको चाहिए, अथवा तो जो बहुत विचारशील नहीं है, ऐसे अपनी उत्तम वस्तुएं दे देते हैं और हल्की वस्तुएं प्राप्त करते हैं उसके बदले में। यही कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? यथा भारत को मैंने उसके अभी लोगों में ये प्रचलन कैसा हो गया है, सामान्य घर के लोगों को बहुत सोना हीरा मोती खरीद करने का तो ये होता नहीं है, तो शादी ब्याह में कपड़े भी किराए के लिए आते हैं और नकली आभूषण के पीछे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये संयम नहीं करते कि नहीं, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए अभाव में रहेंगे, परंतु पैसा माने बचत करके या कमाई करके सोने के ही आभूषण खरीदेंगे, नकली नहीं खरीदेंगे। पहले ऐसा सिखाया जाता था कि नकली नहीं पहनना, नहीं पहनो, आभूषण नहीं पहनो तो चलेगा, लेकिन जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम सोने के अलंकार लाएंगे, तब तक नकली नहीं पहनेंगे। तो बचत करने की बहुत प्रेरणा होती थी। अब थोड़ा पैसा है तो नकली पहन लो, नकली पहन लो, कपड़े अच्छे पहन कपड़े लेंगे, अच्छे क्योंकि पहन सोना लो, तो किराए 70-80 के हज़ार लो। रुपये तोला हो गया तो क्यों खरीदें। नहीं, तो थोड़ा थोड़ा तो गरीबी, इस प्रकार के अभावों की शर्म नहीं करना कि नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े नहीं है, अलंकार नहीं है, इसकी शर्म मत करो, लेकिन धैर्य करके, संयम करके, मेहनत करके धन कमाओ और फिर असली ले आओ। अंतर वाणिज्य की उक्त गड़बड़ियां और कमियां केवल तभी होती हैं जब विनिमय होता है। सिक्कों के प्रचार में वो गड़बड़ियां नहीं होती, अतः अंतर वाणिज्य में केवल सिक्कों का प्रचार होना चाहिए। उक्त नियमों के अनुसार विनिमय प्रथा को चलाने से अधोलिखित आर्थिक और सामाजिक लाभ होते हैं। मुख्य अर्थ का उत्पादन न करने वालों का अथवा कोई उपयोगी काम न करने वालों का समाज में निर्वाह कठिन हो जाता है। अतः समाज में उत्पादकों की संख्या भोक्ताओं की अपेक्षा सदा अधिक रहती है, और इससे ताई फिर गुणवत्ता परक उत्पादन भी होता है। स्पर्धा उसी में होती है कि हम कितना अधिक अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें। और अभी तो ये है कि बस पेट भर लो, प्रकृति और स्वास्थ्य की हानि हो तो हो। ये तो बहुत सरल समाधान है, तो भी हम नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? बुद्धि भ्रम।
बुद्धि भ्रम बहुत बड़ा कारण है। बुद्धिमान समझता है वो बुद्धि भ्रम में है। व्यक्तियों का परस्पर उपकारी होने से समाज में सदा ऐक्य और प्रेम रहता है, क्योंकि खूब उत्पादन है तो वो एक दूसरे को देते भी हैं, तो ऐक्य और प्रेम भी इससे बना रहता है। आपको बांटने में ही मजा आता है। समाज में आलस्य और विलासिता का प्रवेश नहीं होने पाता। झूठ और ठगी बहुत कम हो जाते हैं। समाज में सदा आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। विद्या और शास्त्रों के योगक्षेम के लिए निमित्त अनुकूल रहा करते हैं। ना, आपको गुरुकुलों को देने के लिए आपको संकोच नहीं होगा। तो आपके खेत में इतना धान्य है, इतने आम है, इतने केले हैं, इतना आपके यहाँ वस्त्र है, सब कुछ है, तो आप गुरुकुलों को क्यों अभावों में रहने देंगे? या कोई विद्वान यदि लेखन करना चाहता है, मुझे ग्रंथ लिखना है, 1 वर्ष लगेगा इसके लिए, तो उसका योगक्षेम चल जाता है। लोग तो उसकी सेवा करने लगते हैं, उसको चाहिए उतना देते हैं, हमेशा पूछेंगे और क्या चाहिए और क्या चाहिए, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि ग्रंथ लेखन का काम तो हम लोग नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं, तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ लिखने से जाति का उपकार हमसे भी ज़्यादा कर रहा है। ऐसे दोनों के काम का मान सम्मान ही होता है और अभाव में किसी को नहीं रहना पड़ता। फलतः धर्म पालन में आर्थिक अंतराय नहीं पड़ने पाते। कैसे ताई? हाँ, धर्म का पालन आपको करना है, तो पैसा नहीं है इसलिए आप धर्म का पालन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। कमी नहीं पड़नी चाहिए किसी भी बात की। अब क्या करें, बहुत पढ़ाई तो करनी है, ज्ञान साधना करनी है, लेकिन खाने पीने को ही नहीं है, तो फिर तो उसके लिए ही काम करना पड़ेगा। आज जो शिक्षकों की जमात है वो ज्ञान साधना क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि उसको पैसा कमाना है। पैसा कमाने लगते हैं तो फिर केवल आवश्यकता है उतने में बात सीमित नहीं रहती, फिर मन लालच करता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं चाहिए, तो हमारा तो ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, इसलिए हमारा इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए, तो इंक्रीमेंट बढ़े, प्रमोशन हो, इसलिए या तो हड़ताल करो या और अधिक काम करो या कुछ भी करो, तो एक ज्ञान साधना रही एक तरफ और इसके ही पीछे लग गए, स्वार्थ के पीछे भागते हैं। अन्न प्राचुर्य। जब समाज में अन्न प्राचुर्य होता है तो लोगों को द्रव्य की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है, अतः उसका गौरव नहीं होता है। अपरंच अन्न प्रशस्ति से लोगों का समस्त ध्यान आजीविका में बंधने नहीं पाता, उनको धैर्य रहता है, स्वधर्म की ओर देखने का उनको यथेष्ट अवकाश मिल जाता है। हमारे आचार्यों के मतानुसार अन्न प्राचुर्य से के अधोलिखित उपाय हैं: कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, कृषि वालों के जुट और हड़ताल को न होने देना और अपने देश को परान्न भोजी देशों के लिए अन्न की मंडी न होने देना। जैसे आजकल पिज्जा बर्गर की मंडी बन चुकी है। जिन देशों में ये 5 बातें होते हैं उससे माई अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है। एक की भी कमी होने से अन्न की बहुत कमी पड़ जाती है। अतः हमारे आचार्यों ने इस काम के लिए जाति का चतुर्थांश अलग रख दिया, जो वैश्य वर्ण के नाम से कहा गया। वैश्यों के इस काम में सहोद्योगी होना राजा का परम धर्म समझा जाता है। राज्याभिषेक के समय राजा से उक्त धर्म पालन की शपथ करवा ली जाती है। इसी धर्म के कारण राजा विषामपति के नाम से जाना जाता है। अतः अधोलिखित बातें विषामपति का धर्म समझी जाती है। विषामपति तो विषामपति माने वैश्यों का पति, वैश्यों का अग्रणी, उनका स्वामी, उनको सहयोग करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पहली बार सुना। मैंने वैश्य वर्ण की रक्षा करो, सहयोगी बनो। 1. कृषि को अदेव मातृका और प्रचुर रखना। अदैव मातृका और प्रचुर। अदैव मातृका माने केवल वर्षा पर अवलंबित न रखो,
मैंने वर्षा तो फिर कभी सूखा पड़ गया, कभी वर्षा नहीं हुई, कभी कम हुई, कभी अधिक हुई, बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो अन्न का उत्पादन तो संकट में पड़ जाएगा यदि और कोई व्यवस्था नहीं है तो। इसलिए लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत थी, केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहते थे। और अरे अभी वर्षा नहीं हुई तो अ, अ, ये हो गया, अन्न अन्न उगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होना भी चाहिए। राजा ने इसका ध्यान रखना चाहिए। अर्थात सिंचाई का ऐसा प्रबंध करना कि जिससे कृषि को वर्षा जल के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, और ऐसा प्रबंध करना कि जिससे लोगों के पास इतनी भूमि रहे कि उससे आधी भूमि को कुछ समय तक एकत्रित रखकर भी देश के लिए पर्याप्त अन्न हो जाए। अन्न हो जाए। एक भूमि में प्रति वर्ष एक ही फसल बोने से उसकी उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। अतः भूमि की उत्पादन शक्ति को कम न होने देने के लिए कुछ समय तक उसको एकत्रित रखना। 2. मात्रदायी प्रथा को बनाए रखना, अर्थात अच्छी उपजाऊ भूमि को राजा के से रंक तक समस्त गृहस्थ प्रजा में इस प्रकार विभक्त कर देना कि इस भूमि के अन्न से उनका निर्वाह हो सके। इसी प्रकार जन्म भूमि रूपी माता से मिली हुई मात्रदायिका कही जाती है। यह भूमि अदेय होती है, अतः इसका व्यय, बख्शिश, गिरवी, नीलाम कुछ नहीं हो सकता। इस भूमि में आपको कृषि करने के लिए ये मिली है, मकान बनाने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, दान में देने के लिए नहीं, गिरवी रखने के लिए नहीं। कृषि करो ताकि आपका निर्वाह हो सके। इस भूमि में मनुष्य का स्वत्व तभी तक हो सकता है जब तक कि वह गृहस्थाश्रम में रहता है। गृहस्थ के त्यागने के दिन से उसमें उसकी स्त्री का स्वत्व होता है। स्त्री के पश्चात वह भूमि राज्य को लौट आती है ताकि वह औरों को दी जाए। अब तक इस प्रथा का नाम ही नहीं सुना जाता। और ठीक है, तो गृहस्थाश्रमियों के लिए दे देते थे, वापस ले लेते और वापस ले लेते थे। स्त्री या तो स्त्री को थी, और वो वानप्रस्थी को चले गए तो फिर वापस ले, उनके बच्चों को नहीं जाती थी। नहीं। मातृदायी प्रथा तो सुनने में ही प्रथम बार आई है। और क्या, मैंने ये ऐसी अच्छी अच्छी प्रथाएं सारी लुप्त हो गई। गो प्राचुर्य को बनाए रखना, यह बात सिद्ध है कि प्रत्येक गृहस्थी के पास 2-4 दुधैली गायें रहने से समाज में कभी अच्छे भोजन की कमी नहीं रहती। जिस समाज में ऐसा होता है उसमें एक विशेष प्रकार के आनंद, धैर्य और सामर्थ्य रहता है। ये भी गाय के दूध का गुण है। अतः विषामपतिका का यह धर्म होता था कि सदा ऐसे अनुकूल निमित्त उपस्थित रखे जाएं कि जिनसे प्रत्येक घर में कम से कम 2-4 गायें सुखपूर्वक पाली जाएं। तो विषामपतिका का क्या धर्म है? तो उसको जैसे और ठीक है, राजा का राजा का माने कोई भी गृहस्थी, कोई भी घर बिना गायों का न रहे, यह देखना। तो उसको मुफ्त में अन्न और दूध देने के स्थान पर उसको गाय और भूमि दो, भूमि फिर वापस ले लो, अपना जीवन निर्वाह करो। तुम कृषि करो और अन्न पैदा करो। राज्य के भंडार से तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। आज जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अनाज मत दो, उसको आधा एकड़ भूमि दे दो, वो खेती करेगा, खाएगा। ले ये तो निठल्ले हो जाते हैं, सीधा सीधा अनाज मिल जाता है तो उद्योग नहीं करते कुछ भी। 4. गो को अगोष्ठ मातृका बनाना, अर्थात प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक नगर में इतना गोचर रखना कि जिसकी घास को चरने से वहां की गायों का पालन हो सके, उनको घर में घास देने की आवश्यकता न रहे। अगोष्ठ मातृका यानी कि गोष्ठ माने गाय का गोठा। केवल गोष्ठ पर निर्भर न रहे। तो गायों को जाना तो चाहिए, घूमना चाहिए, चलना चाहिए, चरना चाहिए। और गायों के संबंध में तो ऐसा अद्भुत बातें कही गई हैं कि
आप अब ये वाचनमाला में ऐसी है, एक अद्भुत गाय करके एक पुस्तिका है, उसमें सच्चे सच्चे किस्से बताए गए हैं कि घर में समझो किसी को कोई ज्वर हुआ है या बीमारी हुई है, तो उस घर की जो गाय है वो जब चरने के लिए जाती है तो ऐसा ही घास चुन चुन कर चर कर आती है कि जिसके दूध से वो बीमारी दूर हो जाए। वो ठीक है, हाँ, ऐसे होता है। ऐसे होता है। इसलिए गाय को छोड़ देना चाहिए। गोपाल है, वो गाय को एक जगह पर स्वयं चारा लाकर नहीं देता, वो चरने के लिए छोड़ दो। वो जहाँ जाएगी उसके पीछे जाओ, उसकी रक्षा करो। पर आज तो चाहिए कहते हैं कि छोड़ नहीं सकते, घर में रखो, बुद्धि विभ्रम इसी को कहते हैं ना। एक्सीडेंट हो जाएंगे। ओ, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। जैसलमेर में तो मैं बिटिया के पास रहता था ना, ऐसा ही होता था। ऐसे गायें सुबह निकल जाती, शाम को अपने आप ही आ जाती निकल के। तो गाय चराने गोपाल सारे गाय चराने के लिए जाते ही थे ना। कृष्ण क्या करते थे, सुबह सारे गोपाल बच्चे गाय लेकर जाते थे, गाय चरती थी, ये खेलते थे और गायों की रक्षा और सेवा करते थे। गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। अरे प्लास्टिक इतना हो गया कि इसलिए वो प्लास्टिक गाय इतना वाली हो 10 पुस्तकें हैं ना, उसमें ऐसे सूत्र बनाए हैं। घर में पहले गाय, बाद में कार। पार्किंग प्लॉट अगर यदि होता है तो हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में गायों का गोठा होना चाहिए। हर अपार्टमेंट की गाय उसमें रहेगी। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपके अपार्टमेंट के, आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के गोपाल होने चाहिए। सबकी गायें लेकर जाएंगे और चरा कर शाम को वापस ले आएंगे और आपको दूध दोहकर हर एक फ्लैट में अपनी अपनी गाय का दूध दोहकर देंगे। केवल गोठा का अर्थ है उसका गाय का घर है ना, तो गाय का घर है, उस पर निर्भर नहीं रहे, केवल बाहर चरने के लिए भी नहीं। जाएंगे। हाँ, बाहर चरने के लिए जाएंगे। एक वो अद्भुत गाय की पुस्तिका में एक किस्सा ऐसा है कि वो जो गाय थी तो घर के सब लोगों को बहुत उसके साथ आत्मीयता थी। तो वो उस गोपालक ने ही लिखी है कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और बचेगी नहीं, ऐसा ही लगता था। वो गाय भी बहुत विषाद में रहती थी। तो वो एक दिन बाहर से चर कर आई और ये उस माँ के पास जाने के लिए वो छुड़ाने लगी, खूंटी भी छुड़ाने लगी, मुझे अंदर जाना है करके। तो फिर ये ले गए अंदर और उस गाय ने वो दादी माँ के नाक के पास जाकर जोर जोर से अपना उच्छ्वास छोड़ना शुरू किया, जो उसके नाक में जा गया। आधा घंटा ऐसा करने के बाद वो फिर अपने स्थान पर चली गई, वो ठीक हो गई। तो गाय को ये सेंस रहती है। गाय सामान्य जीव नहीं है। गाय सामान्य चीज नहीं है, इतनी उसको बुद्धि रहती है। ये 5. गो हत्या को न होने देना। इस नियम से गोकुल की उत्तरोत्तर वृद्धि में बाधा पड़ने नहीं पाती। अतः गाय इतनी सस्ती रहती है कि प्रत्येक मनुष्य को उनको अनायास क्रय कर सकता है। इस सुंदर नीति के कारण हमारे देश में गाय इतनी सस्ती रहती थी कि हमारी समाज में बात बात में 2-4 गोदान हो जाया करते थे। ब्राह्मण को गोदान करो, घर में बालक जन्मा गोदान करो, गुरुकुलों को गाय दो। और अब ताई बहुत स्थिति है, अब तो 1.5-2 लाख की तो गाय आ रही है। गाय अब है कहाँ, है ही नहीं। वो एक गिनती में आया था ना, स्वाधीनता प्राप्ति के समय हमारे देश में एक मनुष्य के बराबर 8 गायें थी तब भी, और अभी 8 मनुष्यों में 1 गाय है। इतनी कटी, इतना जन्म कम होने लगा, इतनी निकासी होने लगी गायों की, और इससे निर्धनता बढ़ी। गोमांस खाना बढ़ा।
गोमांस एक्सपोर्ट होने लगा, बैलों को तो कसाई खाने में ही जाना है, नकली दूध आ गया, और श्वेत क्रांति के रूप में जर्सी आ गई, भैंस का दूध बढ़ गया। 6 गोपालन तो सुना है, कभी महिष पालन थोड़े सुना है। गो ब्राह्मण प्रतिपाल होते थे राजा, महिष प्रतिपाल थोड़े होते थे। अब तो भैंस ही भैंस होता है, भैंस और लोगों को मोटिवेट भैंस से किया हाँ, जाता है। भैंस दूध के लिए गाढ़ा कर होता रहे है, हैं, हाँ। और ज़्यादा दूध देती हैं, और महंगा दूध होता है, फैट अधिक होता है। इसको कहते हैं बुद्धि भ्रम, बुद्धि विभ्रम। किसी बात को समझते ही नहीं। बुद्धि मोटी हो गई थी। 6 चर्म का व्यापार न होने देना। बहुधा यह देखने में आता है कि चमड़े के व्यापार का गोवृंद में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्यों ज्यों चमड़े का व्यापार बढ़ता जाता है, त्यों त्यों नित्य नित्य मारी जाने वाली गायों की संख्या बढ़ती जाती है। त्यों त्यों नित्य मारे जाने से गायों की संख्या कम होती जाती है। अतः इस व्यापार को रोकना विषामपति का धर्म समझा जाता है। पाश्चात्य अर्थशास्त्री हमारी अर्थशास्त्र की गो रक्षा संबंधी नीति पर हंसते हैं और गो हत्या और चर्म व्यापार के पक्ष में यह युक्ति देते हैं कि गाय बैलों की इतनी उत्पत्ति होती है, यदि वे सब रहने दिए जाएं तो 10 वर्ष में इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्यों की खेती के लिए स्थान नहीं रहेगा। 20 वर्षों में इतने अधिक हो जाएंगे कि उनसे मनुष्य को दुख होने लगता है। अतः गो हत्या मनुष्य के हित में है, न कि अहित में। है ना, ये तर्क है। इसको उल्टा तर्क बोलते हैं, इसको बुद्धि विभ्रम कहते हैं। बुद्धि विभ्रम और विपरीत बुद्धि। कहना पड़ता है कि उक्त गणकों ने कदाचित यह विचार नहीं किया कि उत्पत्ति से एक और वृद्धि होती है तो प्राकृतिक मृत्यु द्वारा दूसरी ओर क्षय भी होता है। गो की आयु बहुत नहीं होती। अपरंच अनुभव उक्त गणकों की युक्ति पर विश्वास नहीं होने देना, क्योंकि लाखों सहस्त्रों वर्षों तक हमारे देश में गो हत्या और चर्म व्यापार बंद रहे। हमारी रियासतों में ये बातें अब भी बंद है, किंतु कभी इसी भयानक अवस्था का नाम न सुना गया। हिसाब फैलाकर भी देखा जाए तो मनुष्य को जितना लाभ एक गो के चमड़े से होता है, उससे अधिक लाभ केवल उससे गोबर से होता है। दूध, दही, घी से जो लाभ होता है उसका तो कहना ही क्या। समाज को गाय के दूध पर जितना लाभ होता है उतना लाभ बैल के परिश्रम से भी होता है। 7 वाणिज्य रक्षा। हमारे देशिकाचार्य के मतानुसार वाणिज्य का उद्देश्य देश में विविध कला कौशलों की वृद्धि करना, समाज की आर्थिक स्वतंत्रता का योगक्षेम करना। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि वाणिज्य अपर मात्रिक हो, अर्थात ऐसा हो जिसको क्रय विक्रय के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जो देश अपने माल की आय व्यय के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते। प्रतिकूल नियमों के उपस्थित होने पर भी दशा बहुत बिगड़ जाती है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैनचेस्टर रुई के लिए मिस्र पर और गेहूं के लिए भारत पर निर्भर है। यदि दशांतर से कुछ वर्षों तक मिस्र में रुई की और भारत में गेहूं की खेती बिगड़ जाए तो मैनचेस्टर की जो दशा होगी वह अनुमान हो सकती है। इसके प्रतिपक्ष मैनचेस्टर यदि मिस्र की रुई के बदले अपने देश के ऊन पर और भारत के गेहूं के बदले अपने देश के जो जई पर निर्भर रहे, तो मिस्र में रुई और भारत में गेहूं की फसल बिगड़ जाने पर मैनचेस्टर का कोई बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। अंतरजातीय वाणिज्य केवल ऐसा होना चाहिए जो अपने देश का अतिरिक्त और उद्वर्त माल बाहर निकल जाए। उद्वर्त माने जिसको बेचा जा सके, माने वो यहाँ से समझो यूरोप में जाने के लिए बहुत समय लगता है, तो उस प्रकार का इसका ही निर्यात होना चाहिए। आज स्थिति इतनी विपरीत है, सब्जी दाल आदि सब पैक्ड फूड निर्यात होता है। तो जो जिसकी सस्टेनेबिलिटी रहे लंबे समय तक, वो उद्वर्त है। न कि ऐसा कि अपना देश आर्थिक रूप से दूसरे देशों के अधीन हो जाए।
अपने देश से बाहर जाने वाला माल बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि अपने देश पर अन्य देश वालों की श्रद्धा और प्रेम हो जाए। उक्त उद्देश्य से जब वाणिज्य का दूसरा उद्देश्य होने लगे तो उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। वाणिज्य को उक्त उद्देश्य अनुसार चलाना वाणिज्य रक्षा कहा जाता है। 8. कृषि बलों का जुट और उनकी हड़ताल न होने देना। समाज में कृषि बलों का जुट और हड़ताल सबसे अधिक अनर्थकारी होता है, यानी किसानों की हड़ताल। कृषि बल का अर्थ है कृषकों के समूह। यदि किसी समाज में कृषि बल आपस में जुट करके अन्न के भाव को सदा चढ़ाए रखें अथवा हड़ताल करके उसको बेचें ही नहीं तो समाज में महा अनर्थ हो सकता है। यदि समाज में उनके जुट और हड़ताल से दबा रहे तो समाज में सदा दुर्भिक्ष और विपर्यास बना रहता जैसे है। ना टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं, वे दूध गिरा देते हैं, बेचते नहीं हैं, कि सस्ता है, भाव नहीं मिलता इसलिए। सब्जी तो पेरिशेबल है इसलिए सड़कों पर फेंक देते हैं। तो टमाटो सॉस बना लेते हैं ताई। टमाटर सॉस तो उसको बनाने की तो प्रक्रिया है, मेहनत है, उसमें कौन बनाएगा? किसान बनाएंगे, सॉस बनाएंगे तो टमाटर की खेती छोड़कर सॉस का उद्योग शुरू करेंगे। और आपका एक घर है और एक खेत है, अपना अपना ही है, आपको थोड़े टमाटर पर निर्वाह करना है बेचकर। तो टमाटर का भाव कितना भी हो, अपने ही खेत में उत्पादन हुआ तो महंगा क्या सस्ता क्या, लेकिन जब बेचना है तब जाकर उसकी मर्यादाएं आ जाती है। तो भाव नहीं मिला इसलिए सड़क पर फेंक दो, बेचो ही नहीं। ये हड़ताल का परिणाम होता है, दुष्परिणाम है। और यदि समाज उनको दबाने का यत्न करता है तो देश में अशांति होती है, नित्य विप्लव हुआ करते हैं और किसी के शरीर संपत्ति की कुशल नहीं रहती है। उभयतः समाज विपर्यस्त रहती है, सब पेट की चिंता में व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में धर्म की शुद्ध किसी को नहीं रह सकती। अतः कृषि वालों के जुट और हड़तालों को न होने देना विषामपति का मुख्य कर्तव्य समझा जाता है। किंतु हमारे धर्मशास्त्र अनुसार किसी से कोई वस्तु बलात् बिकवाना अथवा उससे बलात् कोई काम करवाना नीति और लोकाचार के विरुद्ध समझा जाता है। अतः हमारे अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि वालों के जुट और हड़ताल को न होने देने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है कुशल पालन और प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में अन्न की बड़ी बड़ी कोठियों को रखना। कुशल पालन, कुशल माने वो बड़े बड़े कोठियाँ नहीं, भंडार नहीं होते हैं सारे, कोठरे भंडार। आगे लिखा है था कुशल अर्थात अन्न की कोठियां दो प्रकार की होती है, एक राजकीय या सरकारी, दूसरी श्रेष्ठ या भंडार। तो पहले घरों में भी होती थी ना बड़ी बड़ी से, जिसमें अनाज भरा जाता था, अब नीचे से निकालते थे, ऐसे कोठार होते थे। कोठार, अभी कहाँ कोठार, अभी बखारी बोलता है। हाँ, क्या बोलते हैं? हमारे बखारी बोलते थे। बखारी बोलते थे। हाँ, वखार, ऐसा गुजराती में भी शब्द है, वखार। बखारी तो अब समाप्ति हो गई ताई। और क्या, घर में भी अब तो वर्ष भर का अनाज संचय नहीं होता। नीम का पत्ता गाले रखता। हाँ, नीम के पत्ते हैं, पारा और गोबर किए हैं। उसको एरंड तेल लगा कर रखना, वर्ष भर का अनाज संचय करना, उसके लिए कोठियाँ होती थी ऐसे। माचिस की तिल्ली तो बहुत हानिकारक होती है। माचिस का तिल, अब वो डामर की गोलियां डालते हैं। डामर की गोलियां देशी नहीं, नीम के पत्ते, गोबर और पारे की ये छोटी छोटी टिक्कियाँ और एरंड तेल, ये सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव है। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स। दोनों प्रकार के भंडारी या कुशलों का मुख्य आधार होता था अपनी भूमि से उत्पन्न हुआ अन्न।
न कि क्रय किया हुआ हाँ, अन्न। हाँ, वे ये वखार शर्त है, ऐसे नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि अपने पास खूब है तो उसमें डालो। अतः राज कुशलों के पालन के लिए अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि का कर अन्न के रूप में लिया जाता था, और यह अन्न राज कुशलों में संचित किया जाता था, और शेष कर द्रव्य के रूप में लिए जाते थे। अन्न रूप में लिए जाने वाला कर अच्छी और बुरी फसल के मध्यवर्ती परिणाम से लिया जाता था। इसी प्रकार श्रेष्ठीय कुशलों से भी अन्न जमा होता था। ये कुशलों ब्रिटिशों के ज़माने में ये पैसे में लिया जाने लगा, और फसल की कीमत का छठा भाग, आठवां भाग, चौथा भाग इस प्रकार से लिया जाता था। तो कुछ समय में पैसे में लिया जाता है, इसलिए फसल कम हुई, ज़्यादा हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, अकाल हुआ, ये कुछ भी गिना नहीं जाता था। तो 50% कर 80% तक पहुंच जाता था। इसलिए अनाज के रूप में ही कर लेना। आपका 100 क्विंटल हुआ है तो 16 क्विंटल कर के रूप में दे दो। कुशलों का प्रयोजन होता था कृषि वालों की जुट और हड़ताल को न होने देना, और अन्न को सस्ते भाव पर बेचना, न कि द्रव्य कमाना। जब कभी कृषि बल जुट करके अथवा हड़ताल द्वारा अन्न के भाव को चढ़ाना चाहते थे तो कुशलों में उसका भाव गिरा दिया जाता था। अतः कृषि बलों को अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न को कम से कम कुशलों के भाव पर बेचना पड़ता था। इन दिनों में भी यह देखा जाता है कि हमारे भारत में कई स्थान हैं जहाँ के निवासी प्राय सब कृषि बल हैं, किंतु कुशल न होने से वहाँ अन्न का भाव सदा चढ़ा रहता है। इसके प्रतिपक्ष कई स्थान ऐसे हैं जहाँ खेती नहीं होती, किंतु कुशल होने से वहाँ अन्न सदा सस्ता मिलता है। तो अभी ताई जो सारा बेच देते हैं, केवल अपने खाने के लिए रखते हैं, इसलिए बहुत तेज भाव हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ 2400 का भाव था और सभी किसानों ने बेच दिए इस महीने, तो अभी 2700-2800 हो गया। तो जो व्यापारी है वो बढ़ा रहे हैं। 2. अपने देश को परान्न भोजी देशों के लिए अन्न की मंडी न होने देना। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक सन्निकर्षों के कारण भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं, और तदनुसार वहाँ के लोगों की शारीरिक रचना भी होती है। मनुष्यों का अपने अपने देश में उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करना स्वभावानुकूल होता है, किंतु मनुष्य इस नियम की बहुधा उपेक्षा कर देते हैं। अतः कालक्रम में उनके देश का अभ्युदय होने लगता है, तो वे अपने देश में उत्पन्न हुए पदार्थों को छोड़कर किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुए पदार्थों का भोजन करना सीख लेते हैं, और उन देशों के लिए एक प्रकार की अन्न की मंडी बना लेते हैं। अतः उन मंडी रूप देशों में अन्न की मांग बढ़ जाने से अन्न की कमी और भाव भी चढ़ती जाती है, जिससे वहाँ के लोगों के लिए सदा अन्न कष्ट रहा करता है। अतः अपने देश को पिज्जा, पास्ता, बर्गर खाओ, अन्न नहीं आया तो भी कष्ट, और अन्न से भी कष्ट, दोनों हो गए। अतः अपने देश को परान्न भोजी देशों के लिए अन्न की मंडी न होने देना आवश्यक पाया गया और समझा गया है। इसी प्रकार अपने देश के लिए दूसरे देशों को भी अन्न की मंडी नहीं बनाना चाहिए। इसके विपरीत काम करने से अपने देश को परान्न भोजी होने का दुराभ्यास पड़ जाता है कि वो खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे फिर, जिसके कारण अपने देश के उत्पादकों की संख्या कम हो जाती है और देश की आर्थिक स्वतंत्रता जाती रहती है। अर्थ को इस प्रकार वश में रखने से धर्म के प्रत्यर्थी अर्थ दोषों का निवारण हो जाता है। अर्थायाम के विषय में हमारे अर्थशास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु इस विषय में यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है। प्लेटो के रिपब्लिक और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में भी अर्थायाम की कुछ छाया पाई जाती है। प्लेटो के मतानुसार समाज में अन्न वस्त्र पर्याप्त होने चाहिए। अति दारिद्र्य और अति वैभव दोनों समाज के लिए अनर्थकारी होते हैं। द्रव्य का मान और प्रभाव होने से लोगों में धन संचय करने की बुरी लत पड़ जाती है। इस लत से श्रेष्ठ समाज का निकृष्ट समाज में, रिपब्लिक का टिरेनी में, सज्जनों का कुज्जनों में परिवर्तन हो जाता है। अतः धन का मान और प्रभाव न बढ़ने देना धर्म कहलाता है। यानी ये भी धर्म है कि धन का भी मान और प्रभाव नहीं बढ़ने देना।
अरिस्टोटल के मतानुसार व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए अर्थ आवश्यक वस्तु है। अतः प्राकृतिक उपायों द्वारा अर्थोपार्जन करना अच्छी बात है, किंतु प्राकृतिक उपायों द्वारा अर्थोपार्जन में और अप्राकृतिक उपायों द्वारा द्रव्योपार्जन में बहुत अंतर है। द्रव्य बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है। कुसीद और वाणिज्य द्वारा द्रव्योपार्जन करना अप्राकृतिक काम है। कुसीद, मुझे ठीक से उसका पर्याय नहीं मालूम, अभी आएगा आगे। कुसीद, ठेकाबंदी कुसीद माने हमारी कारीगरी और ऐसे होना चाहिए, ऐसा मैं अनुमान करती हूँ। जी। ठेकाबंदी अर्थात किसी पदार्थ को बेचने का अधिकार केवल नियत व्यक्ति का होना समाज के लिए अनर्थकारी होता है। ठेकाबंदी से द्रव्योपार्जन करने वालों को राज्य से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। समाज की आर्थिक अवस्था मध्यवर्ती ठीक होती है। समाज में न तो भोजन आच्छादन का दुख होना चाहिए, न भोग विलासों की तृष्णा होनी चाहिए। समाज की उक्त प्रकार की आर्थिक अवस्था रखना राज्य का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। वर्तमान में तो राज्य और ज्यादा विचलित कर रहा है। किंतु वर्तमान पाश्चात्य देशिक शास्त्र के अर्थायाम की गंध तक नहीं पाई जाती। उसमें धनमर्ज यध्वम की धुन बनी हुई है। हाँ, वो ही कमाओ कमाओ कमाओ, इसी की धुन है, पैसा कमाओ। अभी तो हमारे परिवार में तो ये सबको ही हो गई है। पैसा अब तो घर में जितने लोग हैं सारे कमाओ, सारे यानी कमाओ, इतनी बेवकूफ़ी हो गई है सब कि बस कोई काम मत करो, ना बच्चे पालो, ना क्या करते हैं, कुछ नहीं का मतलब 4 पैसे नहीं कमाते हैं, इसलिए कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, सारे घर का काम वही करते हैं, सब कुछ ऐसा उत्तर मिलता है। घर में जाओ और गृहिणी को पूछो कि आप क्या करती है, तो पूछने वाला भी यही पूछना चाहता है कि कुछ पैसे कमाने का काम बताने वाला करती भी है यही क्या? बताता है। बताने वाला भी वही कहता है, कुछ नहीं करती मैं, और खाली गृहिणी हूँ, ऐसा कहती है। गृहिणी मैं तो खाली हो खाली सकती है। गृहिणी हूँ। क्योंकि गृहिणी का तो तो बहुत पूछने वाला भी इतना पढ़ लिख कर कुछ कमाई नहीं करते, काम नहीं करते, कुछ ऐसा काम नहीं करते, ऐसा ही पूछते हैं। पूछने का भाव ऐसा ही होता है। ऐसी धुन कि जिसके प्रताप से बड़े बड़े सम्राटों की जूतों की दुकानें खुलने लगी है। बड़े बड़े राज्यों में जंगल की घास लकड़ी का ठेका होने लगा है। पूर्वापर अर्थशास्त्रों में मतैक्य हो ही नहीं सकता। कारण इसका यह है कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र और हमारे अर्थशास्त्र के बीच के अर्थ के परिणामों के विषय, कृत्रिम आवश्यकता के विषय, कष्ट साध्य आजीविका के विषय, भोजन के विषय, परमात्रिक वाणिज्य के विषय, युद्ध के विषय, परदेशों के विषय, भविष्य की भावना के विषय और स्वतंत्रता के विषय में बड़ा मतभेद है। यानी हमारे और वहाँ उनके का अर्थशास्त्र यहाँ चल ही नहीं सकता, और वही चल रहा है, वही पढ़ाया जाता है। एक अर्थ के परिणाम के विषय, पाश्चात्यों के अनुसार अर्थ की उष्णता से जाति में को उत्तेजना मिलती है, किंतु हमारे आचार्यों के अनुसार अनियंत्रित अर्थ से जाति में उत्तेजना के बदले तामस आ जाता है। जाति को उत्तेजना मिलती है चिति और विराट से, न कि अर्थ से। अर्थ मूल प्रेरणा नहीं है हमारे यहाँ, उनके यहाँ अर्थ ही प्रेरणा है। इसलिए जैसे ही अर्थार्जन की बात आती है, अर्थ प्राप्ति की बात आती है, तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ प्रेरणा होती है चिति और विराट, अर्थ नहीं। ये भी तो नहीं समझते, तो चिति और विराट तो शब्द भी नहीं सुने उन्होंने। तो अपने आप इसे भारत को जानते ही नहीं ना, यही तो हमारा पहला मुद्दा हो गया, भारत को जानो। 2. कृत्रिम आवश्यकता के विषय, पाश्चात्यों के अनुसार कृत्रिम आवश्यकताओं का बढ़ना अभ्युदय का चिन्ह समझा जाता है। हाँ, क्रय शक्ति बढ़ाओ, क्रय शक्ति बढ़ाओ माने किसी भी प्रकार से लोग चीज़ें खरीदने लगे, ऐसा कहो तो बाजार चलता रहेगा। बाजार चलता रहेगा तो पैसे की हेरा फेरी चलती रहेगी, तो फिर समृद्धि बढ़ेगी। ये बहुत भाई इसीलिए कृत्रिमता का चरम हो गया, क्योंकि जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ेगा, तो और कृत्रिम और मांग बढ़ाओ, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करो, इसके लिए पैकेजिंग करो, ब्रांडिंग करो, पैकेजिंग करो, ब्रांडिंग करो, फिर वो सेल लगाओ,
एक के साथ एक अच्छा से। मार्केटिंग करो, अच्छा विंडो केसिंग करो, प्रदर्शन करो, मांग बढ़ाओ बस। और आर्टिफिशियल इतना बढ़ जाए तो फिर उनका जीवन ही कृत्रिम हो जाता है, उनको जीवंतता और चिरंजीविता और आत्मीयता एकात्मता कुछ लगती नहीं नहीं। रहती। किंतु हमारे आचार्यों के अनुसार आवश्यकताओं के बढ़ने से परतंत्रता बढ़ती है। परतंत्रता का बढ़ना अवपात का चिन्ह समझा जाता है। 3. कष्ट साध्य आजीविका के विषय। यूरोप के मतानुसार आजीविका के कष्ट साध्य होने से जाति में कर्मपरायणता उत्पन्न होती है, किंतु प्राचीन भारत के अनुसार आजीविका के कष्टदायक होने से जाति पेटपाल, लोकायतिक और नीच प्रवृत्ति की हो जाती है। बिल्कुल केवल लौकिक हो जाती है, उससे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। 4. भोजन के लिए। यूरोप का भोजन बहुधा अस्वाभाविक और हमारा भोजन स्वाभाविक होता है। भोजन का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः यह भी एक कारण है जिससे हम दोनों के आर्थिक सिद्धांतों में भेद हो गया है। वो खाते ही ऐसा है कि उनकी बुद्धि अर्थ प्रदान हो जाती है। 5. परमात्रिक वाणिज्य के विषय। यूरोप के मतानुसार परमात्रिक वाणिज्य से जातियों के परस्पर अधीन होने से उनमें ऐक्य होता है, अतः उनमें युद्ध की संभावना नहीं रहती, किंतु प्राचीन भारत के अनुसार वाणिज्य का परिणाम भयंकर होता है और प्रतिक्षण युद्ध की संभावना रहती है। अभी देखो ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश एक दूसरे पर इतना निर्भर करने लगे हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ का विषय है, वो विश्व में हलचल मचा देने वाला और युद्ध की संभावना बढ़ाने वाला और आर्थिक अस्त व्यस्तता हो जाए कितने ही देशों में, ऐसा हो गया। संबंध खराब हो जाएंगे, राजनयिक संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई है टैरिफ के मामले में। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसलिए ना एक देश की मजबूरी हो गया अपनी वस्तुएं बाहर बेचने का और बाहर की वस्तुएं अपने देश में लाने का। ये मजबूरी का सौदा नहीं होता है। और फिर दोनों देश एक दूसरे के संबंध में खींचातानी करते हैं, शतरंज खेलते हैं, वॉर ऑफ नर्व्स हो जाता है, पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है। तो अंतर्जातीय व्यापार का महत्व बढ़ने के कारण से ये सब होता है। अब तक यह देखने में यही आता है कि परमात्रिक वाणिज्य ही संसार की वर्तमान अशांति का मूल कारण है। तो पूरे संसार में अशांति हो गई। भारत को यदि गरज ही नहीं है कुछ भी आयात करने का तो क्या होगा? कोई अशांति नहीं है। तेल लाना पड़ता है इसलिए ना, शस्त्र लाने पड़ते हैं ना बाहर से, इसलिए फिर आपको उनकी शर्तों का पालन करना पड़ता है। फिर सीज फायर करो कहा तो पाकिस्तान को करना ही पड़ता है, अब भारत को भी विचार करना ही पड़ता है, क्योंकि टैरिफ का मामला हो जाता है। युद्ध के विषय। कांट आदि अनेक पाश्चात्य आचारों के मतानुसार एक दिन ऐसा आएगा कि संसार से युद्ध की प्रथा उठ जाएगी, किंतु हमारे आचार्यों के मतानुसार जब तक संसार रहेगा तब तक युद्ध की प्रथा प्रचलित रहेगी। कांट का तो काल्पनिक आदर्शवाद था। हम पढ़ते थे तो उसने कल्पना में आदर्श इतना बड़ा बना लिया कि वो कभी संभव ही नहीं, व्यवहार में आएगा ही नहीं। या तो ये अति आदर्शवादी हो जाते हैं या अति भौतिकवादी। ये जो संसार में सामान्य व्यवहार है उसको सोचते नहीं। माने मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उस भूमि की, देश की स्थिति कैसी है, वास्तविक स्थिति कैसी है, ये नहीं सोचेंगे। सब मनुष्य बराबर, सारी भूमि की स्थिति बराबर। अरे यहाँ वहाँ चावल ज़्यादा होगा, यहाँ मक्का ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ की आहार पद्धति में मक्के की प्रधानता होनी चाहिए, यहाँ चावल की होनी चाहिए। और वहाँ चावल खाते हैं इसलिए हम भी चावल खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी वास्तविक भिन्नता को नहीं पहचानेंगे। सब घोड़े 12 टक्के। 7 प्रदेशों के विषय। यूरोप के मतानुसार संसार के अन्य देश सदा उसके अधीन रहेंगे। उन अधीन देशों से उनको
अन्न वस्त्र सदा प्राप्त होता रहेगा। किंतु भारत के मतानुसार आज जो देश स्वतंत्र है, कल उन्होंने परतंत्र होना है, और जो आज भोग्य हैं, कल उन्होंने भोक्ता होना है। भारत के अनुसार माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। ऐसा होता ही है ना ताई। एक्चुअली उनके यहाँ एक जन्म की है ना समस्या, तो ये है, तो वो एकांगी ही सोचते हैं, लीनियर ही सोचते हैं, मैकेनिकल खाओ सोचते पियो हैं। मजा करो, मर गए बाद में कहाँ हिसाब देना है। और हमारे यहाँ तो चक्रीय है, प्रारब्ध, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, पुनर्जन्म। अतः यह आशा नहीं हो सकती कि किसी देश को प्रदेशों से अन्न वस्त्र सदा प्राप्त होता रहेगा। 8. भविष्य भावना के विषय। भविष्य भावना के भविष्य। पाश्चात्यों के अनुसार सदा शरद बना ही रहेगा, कमल सदा खिलते रहेंगे, उनके देश सदा श्री के प्रमोद कानन बने रहेंगे, अतः दुर्दिनों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। किंतु हमारे आचार्यों के मतानुसार संसार परिवर्तनशील है, इसमें किसी के दिन सदा समान नहीं रहते। भारत के अनुसार सदा न फूले तुरई, सदा न सावन होई, अतः उनको सदा दुर्दिनों का ध्यान बना रहता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। 9. स्वतंत्रता के विषय। पाश्चात्यों के अनुसार मनुष्य को शासनिक स्वतंत्रता से ही पूर्ण स्वतंत्रता और केवल द्रव्य प्राचुर्य से ही पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। किंतु हमारे आचार्यों के मतानुसार शासनिक स्वतंत्रता आर्थिक और स्वाभाविक स्वतंत्रताओं का संयोग हुए बिना पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। केवल द्रव्य प्राचुर्य से किसी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि त्राई द्रव्य है, किंतु शासन कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, तो वैसे लूट खसोट हो जाएगी उसकी। क्या और अर्थ नहीं, मुख्य धन नहीं, मुख्य धन नहीं तो है। द्रव्य का क्या होगा? हाँ। कोई उपयोगी नहीं है। जो कुछ भी हो, अब इस समय मान सर्वत्र पाश्चात्य अर्थशास्त्र का ही है। हमारे भारत में भी इसका गौरव और पठन पाठन होने लगा है। अब भारत अपने इस प्राचीन सिद्धांत को भूलता जा रहा है। अग्नि के समान अर्थ बड़ा उपयोगी होता है, किंतु इसका संयम न होने से वह अग्नि के समान बड़ा अनर्थकारी हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन अर्थायाम को वह मूर्खता समझने लगता है। जागृत वाणी भारत को अपनी वर्तमान वाणी शोचनीय आर्थिक स्थिति अवस्था के अधोलिखित कारण मालूम होने लगे हैं। योगियों का बेकार पड़ा रहना और अपना भार गृहस्थों पर डालना। 2. पर्वों, उत्सवों, संस्कारों, विधियों में धन का व्यय होना। 3. वाणिज्य की उपेक्षा कर कृषि के पीछे लगे रहना। गो की बहुतायत से कृषि योग्य भूमि का गोचर के लिए कट जाना। जमा करने अथवा जेवर बनाने से धन का संचार रुक जाना। अब तो यही समझते हैं ना, चाहे भूमि और उसमें करेंगे तो गो का वो साइकिल नहीं घूमेगा। दासत्व के कारण जिस व्यक्ति अथवा जाति की बुद्धि आक्रांत हो जाती है, उसमें विचार शक्ति नहीं रहती है ना। बुद्धि ही आक्रांत हो गई तो बुद्धि विभ्रम होने लगा, तो विचार शक्ति ही नहीं है। उसको हेत्वाभास और हेतु की जांच नहीं होती। अतः इन दिनों भारत के ऐसे विचार होना स्वाभाविक है। इति दैशिक शास्त्रे विराडाध्याये अर्थायामो नाम तृतीया आन्निकः।